एनएसडीएल का शेयर ग्रे मार्केट में 1025 पर ट्रेड हो रहा था। आईपीओ में मिल रहा है सिर्फ 800 में, यानी डायरेक्ट 22% का डिस्काउंट। तो क्या 800 का प्राइस पॉइंट आपके लिए मौका है या धोखा? और साथ में जिसने अनलिस्टेड मार्केट में ले लिया उसकी तो लॉस। और इससे पहले भी कुछ कंपनियां अब इस चीज को समझ चुकी हैं कि ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ लाना अक्लमंदी नहीं है। तो जो लोग जल्दबाजी में अनलिस्टेड मार्केट में अनाप शनाप भाव में खरीदते हैं उनको हो रहा है लॉस। और ऐसी ही अगली कहानी बनने वाली है एनएससी में। जब आईपीओ आएगा वो सही वैल्यूएशन पे आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग एनएससी को अनलिस्टेड मार्केट में बहुत हायर वैल्यूएशन पर लेकर फंसे हुए। ये मैं आज ही ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे भैया एनएसडीएल का आईपीओ का काम क्या है, धंधा क्या है, सीडीएसएल भी लिस्टेड है तो क्या सही है क्या गलत है, राइट अच्छा क्या है बुरा क्या है, बिजनेस मॉडल एंड एवरीथिंग। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना गर्म है क्या ठंडा है सब कुछ जानेंगे। लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग हमारे वेबसाइट पर देख सकते हो, यहीं से अप्लाई कर सकते हो, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, जीएमपी देख सकते हो, एसएमई के आईपीओ के बारे में पढ़ सकते हो finovings.com। जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि हर इंसान चाहता है एक ही जगह पर इतनी सारी सुविधाएं मिल जाए। तो देखिए कंपनी एनालिसिस में एनएसडीएल भारत की पहली और सबसे बिग सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। इसका काम है शेयर और बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फिजिकल सर्टिफिकेट के बजाय डिजिटल फॉर्म में सेफ्टी स्टोर करना, यानी डिजिटल लॉकर बन गया ना मोटा मोटा। आज एनएसडीएल का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। कंपनी के पास 294 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी ब्रोकर और 65,000 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं, जिनके थ्रू एनएसडीएल 3.9 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट को हैंडल कर रहा है। बराबर कंपनी के प्रमोटर भी काफी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईडीबीआई बैंक जिनके पास 26% का स्टेक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी जिनके पास 24% का स्टेक है। इसके अलावा बीएसएनएल, एचडीएफसी, एसबीआई, यूटीआई जैसे बिग नेम है स्टेक होल्डर की लिस्ट में। एनएसडीएल के पास दो इंपॉर्टेंट सब्सिडरी भी है। पहली है एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो एक डिजिटल बैंक है और पेमेंट सर्विस जैसे यूपीआई, ईपीएस, माइक्रो एटीएम प्रोवाइड करती है। वहीं पर दूसरी है एनएसडीएल डेटा मैनेजमेंट जो केवाईसी, ई गवर्नेंस और फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड सॉल्यूशन देती है। इन दोनों सब्सिडरी को हल्के में मत लेना, अगर हल्का होता तो मैं इंक्लूड ही नहीं करता, याद रखना। एनएसडीएल इश्यूअर साइड में लीडर है, जिसका मतलब है कि ज्यादातर कंपनी और इंस्टीट्यूशन एनएसडीएल को अपना सर्विस प्रोवाइडर बनाती है। आज के टाइम में एनएसडीएल के पास 79,773 इश्यूअर है और 464 लाख करोड़ के एसेट अंडर कस्टडी ये हैंडल कर रहा है। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, अगर हम बात करें एनएसडीएल के कोर सेगमेंट की, तो इनका ज्यादातर रेवेन्यू आता है डिपॉजिटरी सर्विस और ट्रांजैक्शन फी से। इन दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन लगभग 73% है। डिपॉजिटरी सर्विस के लिए एनएसडीएल बिग इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड और कंपनी के प्रमोटर से एनुअली की कस्टडी फी, इश्यूअर चार्जेस और मेंटेनेंस रिलेटेड फी लेता है। 2025 के नंबर देखें तो कंपनी ने 6,186 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ डिपॉजिटरी सर्विस से कमाया है, जो टोटल रेवेन्यू का 43.6% है। दूसरा मेजर सोर्स है ट्रांजैक्शन फी, जो एनएसडीएल हर बार चेंज करता है। जब कोई शेयर बाय या सेल होता है या फिर कोई प्लेज क्रिएट होता है, कॉर्पोरेट एक्शन होता है, ई वोटिंग होती है या किसी कंपनी की केवाईसी अपलोड होती है, इस सेगमेंट से कंपनी को 4,249 करोड़ की इनकम हुई, यानी टोटल रेवेन्यू का लगभग 30% आ गया यहाँ से। मीठा मीठा जहर होकर 30% जो हम और आपसे, राइट। बचा हुआ 27% का रेवेन्यू पेमेंट बैंकिंग और वैल्यू एडेड सर्विस से आता है, जैसे एनएसडीएल पेमेंट बैंक के थ्रू की जाने वाली बैंकिंग सर्विस या फिर ई गवर्नेंस सॉल्यूशन। जो मैंने बोला था दो सब्सिडरी वो यहीं पर है, धंधा कमा के दे रही है, इसलिए बोला था इग्नोर नहीं करना। अब हमको ये समझना है कि इंडस्ट्री में दम क्या है। तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग धंधा है इस इंडस्ट्री का। 2018 से लेकर 2024 तक जो डिपॉजिटरी इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो 22% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। ये क्लियर दिखाता है कि इंडिया का कैपिटल मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज हर साल नई कंपनी आईपीओ ला रही है, नए इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपी बढ़ रही है और ओवरऑल म्यूचुअल फंड का एयूएम भी रिकॉर्ड लेवल पे जा रहा है। और ये सब तो शुरुआत है मेरे दोस्त, बहुत आगे जाना है। इस पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन वेव जो है उसका मजा कहाँ मिल रहा है? एनएसडीएल, राइट। क्यों? क्योंकि ये लार्ज कॉर्पोरेट और हाई वैल्यू अकाउंट हैंडल करते हैं, ना कि रिटेलर को। क्योंकि सीडीएसएल जो है रिटेलर से धंधा लाता है और एनएसडीएल जो है एचएनआई से धंधा लाता है। एचएनआई कौन हो गए वो मैंने बता दिया है। तो यहां तक तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी धंधे को लेकर और कौन कहां पर बाजी मार रहा है इसको लेकर।
अब हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। फाइनेंशियल की बात करें तो डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी के नंबर देखकर एक चीज तो क्लियर है कि इनका बिजनेस धीरे धीरे नहीं लगातार ग्रो कर रहा है। पिछले 3 साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड देखें तो 2 साल में लगभग 40% का ग्रोथ हुआ है। 2025 में प्रॉफिट आया 343 करोड़ तक। मार्जिन की बात करें तो पिट मार्जिन 2025 में इंप्रूव होके 22.35% तक पहुंच गया। सिंपल शब्दों में कहें तो NSDL एक फाइनेंशियली सॉलिड डेट फ्री कंपनी है, बिजनेस स्टेबल है, कैश फ्लो स्ट्रांग है और हर साल ग्रोथ दिखा रही है, चाहे रेवेन्यू का हो, प्रॉफिट का हो, मार्जिन का हो। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आईपीओ की डिटेल को समझते हैं। NSDL का आईपीओ एक प्योर ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी जो नए शेयर इशू नहीं कर रही है बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने स्टेक बेच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पैसा आईपीओ से आएगा वो डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, प्रमोटर, यानी शेयर होल्डर को आप इन्वेस्टर भी कह सकते हो, तो इन्वेस्टर प्रमोटर के पॉकेट में चला जाएगा। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो अपर एंड 800 का है। NSDL को अप्रोक्स 4011 करोड़ रुपए रेज होंगे। 30 जुलाई को ओपन होगा, 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस आईपीओ में 35% कोटा रखा गया है, जो एक अच्छी बात है। अगर आप NSDL के एम्प्लॉय हैं तो आपको 76 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी 800 की बजाय 724 में। अब बात आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। तो आईपीओ से जो पैसा रेज होगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि ये पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया। तो फिर आईपीओ ला क्यों रहे हैं? तो मेन रीजन है सेबी का रेगुलेटरी कंप्लायंस। सेबी का एक रूल है जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जैसे NSDL या CDSL जैसे इंस्टीट्यूट है उनके लिए। इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी प्रमोटर का स्टेक 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यही रूल NSDL पे भी अप्लाई होता है। तो आज के टाइम पे IDBI के पास NSDL में 26% का स्टेक, NSE के पास 24% का। तो आईपीओ के बाद दोनों अपना स्टेक रिड्यूस करके 15% के नीचे ले आएंगे। तो ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है जिसको फुलफिल करना जरूरी है। तो यहां पर आपने क्या फर्क समझा? दूसरी जगह जब कंपनी ऑफर फॉर सेल लाती है तो वो एकदम सोची समझी साजिश होती है कि भैया पैसा पॉकेट में जाएगा। यहां पर क्या है? सेबी के रूल को कंप्लीट करना है, राइट? उम्मीद करता हूं यहां तक पिक्चर क्लियर हो, तो लाइक का बटन प्रेस कर लीजिएगा। अब हम आते हैं फाइनेंशियल पर। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पे आने से पहले हम थोड़ा सा NSDL और CDSL को कंपेयर कर लेते हैं। 2025 के नंबर के हिसाब से NSDL का EPS 17.15 है और CDSL का EPS 25.20। इसका मतलब है CDSL पर शेयर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। NSDL का ROE है 17% के पास, CDSL का ROE है 32% के पास। CDSL फिर से जीती है। NSDL का अप्रॉक्स 44% रेवेन्यू कोर डिपॉजिटरी सर्विस से आता है, जैसे कस्टडी फी, ट्रांजैक्शन चार्ज, कॉर्पोरेट एक्शन, राइट? लेकिन बाकी का 51% आता है बैंकिंग और ई गवर्नेंस सर्विस, जैसे NSDL पेमेंट बैंक और KYC रजिस्ट्रेशन, ई वोटिंग, कंप्लायंस रिलेटेड। वहीं CDSL का मॉडल ज्यादातर रिटेल पे फोकस है और 90% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ डिपॉजिटरी सर्विस से आता है। इसका मतलब है CDSL एक स्पेशलाइज्ड प्लेयर है जबकि NSDL का मॉडल डाइवर्सिफाइड है, राइट? और डाइवर्सिफाइड मतलब NSDL CDSL के मुकाबले ज्यादा स्टेबल हो गया। वैसे अगर आप चाहते हैं NSDL वर्सेस CDSL की मैं डिटेल कंपैरिजन वाली वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। आपको दोनों की केस स्टडी को समझकर बहुत मजा आएगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। अब वैल्यूएशन समझिए। NSDL का आईपीओ लगभग 16,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लॉन्च हो रहा है, तो पी अराउंड बन गया 46x का। CDSL का मार्केट कैप 34,000 करोड़ के पास का है, तो उसका पी हो गया 65x। तो अगर पी पे कंपैरिजन करेंगे तो NSDL CDSL के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो गया, लेकिन है नहीं। अगर आप थोड़ा डीप में जाकर मार्जिन और इफिशियंसी देखोगे तो पिक्चर और कुछ कहती है। अब कहोगे ये क्या कहानी है? यही तो है फंडामेंटल मेरे दोस्त। CDSL का EBITDA मार्जिन अप्रॉक्स 48% के आसपास है। इसका मतलब है कि कंपनी 100 रुपए के रेवेन्यू पर 48 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा लेती है। NSDL का EBITDA मार्जिन है सिर्फ 24% के पास, यानी उसी 100 रुपए के रेवेन्यू पर NSDL सिर्फ 24 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करता है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो लॉजिकली सोचा जाए तो NSDL CDSL जितनी हाई वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि प्रॉफिट और ऑपरेशनल इफिशियंसी में NSDL क्या हो गया? पीछे। इसलिए जब आप NSDL का 46x P देखकर उसे सस्ता मान लेते हो तो वो सस्ता सिर्फ नंबर बेस पे लगता है, वैल्यू के बेस पे नहीं। बराबर है? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अब हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। मार्केट लीडरशिप। NSDL के पास इश्यूअर और एसेट अंडर कस्टडी
CDSL के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। ड्यू टू दैट रीजन वो मार्केट लीडर है और उसको CDSL दूर दूर तक नहीं छू सकता क्योंकि CDSL रिटेल सेंट्रिक है। दूसरा है टेक्नोलॉजी फोकस। कंपनी ने हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट, इसलिए 99.34% पिन कोड में पहुंच चुके हैं। इनके 186 कंट्री में अकाउंट होल्डर है। तो भैया कुछ तो बात होगी। स्टडी ग्रोथ है और कैश फ्लो तगड़ा। NSDL ने लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और डिपॉजिटरी सिस्टम मैंडेटरी बनने से फ्यूचर डिमांड स्ट्रॉन्ग है। डेट बिल्कुल नहीं है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत। अब हम कहते हैं रेगुलेशन की बात। रूल रेगुलेशन तो आ जाता है ना, तो सेबी और सरकार ने डीमिट एडॉप्शन को सपोर्ट किया है, जैसे E-फाइलिंग, T+1 मैंडेट। तो ऐसी सारी चीजों से कंपनी को फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कमजोरी क्या है। अच्छा तो बहुत देर से सुन रहे हैं, कमजोरी भी सुन लिया कीजिए, है ना। मार्केट पे डिपेंडेंसी। NSDL का मेजर रेवेन्यू ट्रेडिंग एक्टिविटी पर डिपेंड है। अगर स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी कम हो तो ट्रांजैक्शन फी गिर सकती है, या मार्केट में गिरावट आती है तो भी लोग मार्केट का वॉल्यूम गिर जाता है। ऐसी कई कहानियां। नो डाइवर्सिफिकेशन आउटसाइड इंडिया। पूरा बिजनेस इंडियन सिक्योरिटीज पर डिपेंडेंट है। ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत लिमिटेड है। एक वक्त के बाद हो सकता है कि ग्रोथ रुक जाए, राइट। जैसे कोविड के बाद हम लोग ज्यादा आए तो ये सब हाईलाइट हुआ, वैसे ही, राइट। हाई वैल्यूएशन P45x है, ये बहुत हाई है एक मैच्योर्ड बिजनेस के लिए। अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मीट ना हुई तो लिस्टिंग के बाद शेयर में आप प्रेशर देख सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम तगड़ा है, आग लगी हुई है। 146 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम चल रहा है, लगभग 18 से 19% का प्रीमियम है। लेकिन जो लोग अनलिस्टेड मार्केट में लेके बैठे हैं उनकी तो लंका लग गई है, साफ तय है। तो कंक्लूजन क्या है, एक बहुत अच्छी कंपनी है जो इंडिया में डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हो तो भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। बट एक काफी लंबी पिक्चर है जहां पर हम ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो लगातार बढ़ता जाएगा, डीमैट खाते लगातार खुलते जाएंगे और नए नए HNI प्लेयर मार्केट में आते जाएंगे। अब आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। और भैया वीडियो को शेयर कीजिए। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, भैया ओपन करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।